दिशा सालियनबद्दल विचारत होता, पण एक वेगळा विषय होता, यामुळे मी त्या विषयावर जास्त बोलू शकलो नाही. पण काल परवा दिशा सालियनचे वडील मुंबई हायकोर्टमध्ये पिटिशन केल्यानंतर मुंबई पोलीसचे आयुक्त श्रीमान फळसणकर साहेबांचे भेटले आणि त्यांनी जो एक मोठा कंप्लेंट केलेला आहे तो एकदम जबरदस्त आहे. त्या कंप्लेंटमध्ये तक्रारीमध्ये खूप विस्तृत माहिती आहे आणि त्याच्यामध्ये एक नंबरचा जो गुन्हेगार आरोपी ठरविण्याचा जो निवेदन आहे तो शिवसेनेचे नेते आणि महाराष्ट्राचे माजी मंत्री आदित्य ठाकरे आहे. माझ्याकडे अशी माहिती आहे की तो तक्रार मालवणी पोलीस स्टेशनमध्ये FIR मध्ये कन्वर्ट करण्यासाठी रेफर झालेला आहे. आयुक्त स्वतः FIR घेत नाही, लोकल पोलीस स्टेशन घेतो. बहुतेक 1-2 दिवसात तपासणी झाल्यानंतर तो FIR होईल आणि तो FIR मध्ये मुख्य आरोपी म्हणजे आदित्य ठाकरे, सूरज पंचोली, दिनू मौर्या आणि इतर आहेत. 8 जून 2020 ला दिशा सालियनची मृत्यू झाली होती. तो 20-21 वर्षाची एक मुलगी, ॲम्बिशियस मुलगी, काम करणारी मुलगी, सुशांत सिंग राजपूत यांचा तो मॅनेजर होती. त्यांच्या एक संशयास्पद अवस्थामध्ये मृत्यू झाली. त्यावेळी आदित्य ठाकरे जी मंत्री होते महाराष्ट्राचे, त्यांचे वडील महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री होते. त्याच वेळी अशी एक शंका झाली होती, संशय झाला होता की त्यांच्या मृत्यूमध्ये काहीतरी हा व्यक्तीचा रोल आहे. असं पण माहिती आली होती की 8 जूनच्या रात्री जेव्हा त्यांची मृत्यू झाली त्या दिवशी दिशा सालियनची घरी जो पार्टी होती ते पार्टीमध्ये सगळे तिकडे उपस्थित होते. पण त्या विषयात त्यावेळची सरकारने ढाकला. मालवणी पोलीस स्टेशन तर्फे जेवढी एक ॲक्टिव्ह रोल आणि न्यूट्रल रोल घेऊन तपास करण्याची गरज होती त्यांनी केला नाही आणि त्यानंतर हा विषय आता चालत आहे. महाराष्ट्र शासनातर्फे SITची पर गठन झाला आणि SITने जांच चौकशी सुरू केली. अजूनपर्यंत चौकशी सुरू आहे, चौकशी संपलेली नाही, पुढे पण होईल. पण एकदा त्यांनी जो प्रश्न उपस्थित केला दिशा सालियनच्या वडिलांनी, तो एक गंभीर बाब आहे. म्हणजे काय? दिशा सालियनचे वडील असं सांगतात की त्यांच्यावर सामूहिक अत्याचार झाला होता त्यांच्या मुलीवर. त्यांनी असा प्रश्न उपस्थित केला आहे की त्यांची मुलीची बॉडीची जो पोस्टमॉर्टम होती त्याच्यामध्ये 3 दिवस घालवला गेला. 8 तारखेला त्यांची मृत्यू झाली आणि 11 जूनला पोस्टमॉर्टमची प्रक्रिया सुरू झाली. हा चुकीचा बाब आहे. त्यांनी असं सांगितलेलं आहे की त्यांची बॉडी जो सापडली तो बिल्डिंग पासून, तो जो एक मल्टी स्टोरी बिल्डिंग होती ज्याच्याबद्दल एक असा स्टोरी निर्माण केला गेला की त्यांनी कुणी मारली आणि तिकडे जागेवर ती मारली. त्यांना असा प्रश्न उपस्थित केला आहे की तो बिल्डिंग पासून 25 फीट लांब त्यांची बॉडी होती. त्यांची बॉडीवर
त्यांच्या शरीरावर काही असा जखम नव्हता आणि तो नग्न अवस्थे होती असा प्रत्यक्षदर्शीची रिपोर्ट पण आहे. म्हणजे एक मोठा कट कारस्थान होता, एक कॉन्स्पिरसी होती. याच्यामध्ये खूप मोठे मोठे लोक होते, तरीही त्याची चौकशीवर जास्ती जोर नाही दिला गेला. त्यानंतर सुशांत सिंग राजपूतच्या आत्महत्यावर मृत्यू झाली. त्याच्यावर एक वेगळा प्रश्न निर्माण झाला. त्या विषयाला सीबीआय कडे सोपवली गेली. सीबीआयने आताच एक क्लोजर रिपोर्ट दिलेला आहे आणि सीबीआयने सांगितलं की कोणाचाही हात त्यांच्या आत्महत्याच्या मागे नाही आहे. जेव्हा आदित्य ठाकरेच्या विरोधात सुप्रीम कोर्टमध्ये एक रिट पिटिशन फाईल झाला, तेव्हा आदित्य ठाकरेंनी असा एक रिप्लाय दिला की माझा एक्झोनरेशन झालेला आहे, सीबीआयने क्लीन चिट दिलेला आहे. पण दिशा सालियनची मृत्यूचं केस सीबीआय कडे कधीही नव्हतं. सीबीआयने कधीही इन्व्हेस्टिगेट केला नाही. तो केस मुंबई पोलीसमध्ये. म्हणजे एक खोटा अफिडेव्हिट त्यांनी सुप्रीम कोर्टमध्ये दिलेला आहे. अजून त्याच्यावर कारवाई चालू आहे. एक दिशा सालियन बद्दल जो एक षडयंत्र निघून येतो, म्हणजे याच्यामध्ये ड्रग्सचा रॅकेट आहे. एक समीर खान म्हणून एक व्यक्ती अरेस्ट झालेला होता त्याच्यामध्ये. त्यांनी सांगितलं की समीर खान यांच्या DAPP कंपनीला ड्रग्सच्या अवैध व्यवसायासाठी एनसीबीने आरोपी बनवले आहे. DAPP कंपनीचे मालक समीर खान, दिनो मोरिया, आदित्य ठाकरे, रिया चक्रवर्ती, शौविक चक्रवर्ती यांच्याशी संबंधित गुन्ह्याच्या चौकशीमध्ये नार्कोटिक कंट्रोल ब्युरोचे कर्तव्यनिष्ठ व निडर अधिकारी समीर वानखेडे यांनी फोन रेकॉर्डिंगवर केलेला आहे. समीरने पुढे असं सांगितलेलं आहे की आदित्य ठाकरेला ड्रग्सची सवय आहे आणि ते हायड्रोपॉनिक बीट नामक ड्रग्सचे सेवन करतात आणि ते रेग्युलर या ग्रुपला ड्रग सप्लाय करतो. तो ड्रग पेडलर जो आहे त्याचा जो स्टेटमेंट आहे, त्याचा जो एक विस्तृत वक्तव्य आहे, तो एक मोठा आधार आहे दिशा सालियनचे मृत्यूचे मागे काय काय झाला होता याचा तपास करण्याचा. आणि मालवणी पोलीसची जबाबदारी होती की याच्यावर एक विस्तृत चौकशी त्यांच्याकडून झाला पाहिजे होता, पण त्यांनी केलं नाही. कोण कोण अधिकारी आहेत त्यांना पण मालवणी पोलीसचे त्यावेळचे जो अधिकारी होते त्यांच्यावर पण त्यांच्या विरोधात पण कारवाई चालू आहे. त्यांच्याकडून पण जाब विचारणार. पण आता जे काही अधिकारी तिकडे आहेत त्यांच्याकडे हा केस पोहोचला आहे आणि मला असं वाटतो की लवकरात लवकर चौकशी सुरू झाल्यानंतर, FIR रजिस्टर झाल्यानंतर आदित्य ठाकरेची अटक पण होऊ शकतो. आणि आदित्य ठाकरेचं नवीन नाव म्हणजे लवकरात लवकर हत्यादित्य ठाकरे होईल. आणि आता असा सिद्ध होईल त्या मुलीच्या हत्यामध्ये यांचा सहभाग होता. कुणाल कांबळाचा व्हिडिओ आणून त्यांनी स्वतःवर जो आरोप होता तो आरोपच्या बचण्याचा प्रयत्न केला होता, पण तो जास्ती वेळ चालला नाही. काल विधानसभामध्ये जे काही आमचे आमदारांनी आणि मंत्रींनी बोलले तो एक रेकॉर्डवर आहे. समजा एक बीडमध्ये सरपंचची हत्या झाली आणि ते सरपंच हत्या करणारे लोक वेगळे होते, पण ते जो आरोपी आहेत त्यांच्याबरोबर धनंजय मुंडेचा संबंध होता. याच्यासाठी विरोधी पक्षातर्फे अशी मागणी झाली की धनंजय मुंडेला राजीनामा दिला पाहिजे.
आधारावर जर यांच्यावर FIR झाला आणि यांच्या नाव आला हत्याच्या प्रकरणात, तो नैतिकताच्या आधारावर हत्यादित्य ठाकरेला पण राजीनामा दिला पाहिजे आणि जोपर्यंत चौकशी होत नाही तोपर्यंत सत्याच्या केंद्र आणि जे काही त्यांच्या पद आहे त्यांच्याकडून त्यांना दूर राहिला पाहिजे, अशी मागणी आमचे पक्षाचे लोकांनी केलेली आहे. आम्ही पण याचा पुनरुच्चार करतो आणि जे नक्की निर्दोष आहे तर त्यांना समोर येऊन जे काही चौकशी सुरू होत आहे ते चौकशीचा समोर जाऊन जे काही त्यांच्या मनात आहे, जे काही त्यांनी केलं, त्या एक वक्तव्य म्हणून पोलीस समोर दिला पाहिजे. असं तुम्ही सांगू शकत नाही की माझ्यावर अन्याय होत आहे, असं तुम्ही सांगू शकत नाही की आम्ही विरोधी पक्षमध्ये आहोत यासाठी आमच्यावर एक सूड घेण्याचा, रिवेंज घेण्याचा शासनातर्फे प्रयत्न आहे, असं काहीही नाही. तो एक महाराष्ट्राची मुली होती, मुंबईची मुली होती, त्या मुलगीची हत्या झाली. त्यांच्या कुटुंबांना न्याय आणून देण्याची जबाबदारी महाराष्ट्र शासनाची आहे, मुंबई पोलीसची आहे आणि तो जबाबदारी आम्ही नक्की पार पाडणार. आज मी सरळ बोलतो. दिशा सालियन मृत्यु प्रकरण गहराता जा रहा है और अब धीरे धीरे कहीं ना कहीं यह समझ में आ रहा है कि इसकी जांच ठीक से होगी और उस बच्ची की हत्या में जो लोग शामिल हैं उनको सजा मिलेगी. दिशा सालियन के पिता सतीश सालियन पिछले दिनों कोर्ट में गए थे पिटीशन लेके. कोर्ट अपने लेवल पर कार्रवाई करेगी, आदेश देगी संबंधित एजेंसियों को. लेकिन इस बीच उन्होंने जाकर के, सतीश सालियन जी ने जाकर के मुंबई के पुलिस आयुक्त श्री फलशंकर जी से मुलाकात की और 20 पन्ने की विस्तृत रिपोर्ट, तकरार, शिकायत उनके समक्ष रखी है. और शिकायत में उन्होंने मांग की है कि शिवसेना का नेता, महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री श्री आदित्य ठाकरे को आरोपी बनाए. उनके 2-3 सवाल बड़े वाजिब हैं. पहली बात उन्होंने ये कहा है कि उनकी बेटी के साथ सामूहिक बलात्कार किया गया था 8 जून की रात, और उनकी बेटी के घर पे जो पार्टी थी उस समय उस पार्टी में स्वयं आदित्य ठाकरे उपस्थित थे, दीनो मोरिया नाम के एक एक्टर उपस्थित थे, सूरज पंचोली नाम के एक एक्टर उपस्थित थे, इसके अलावा भी बहुत सारे लोग थे. इन सब ने मिलकर उस बच्ची के ऊपर अत्याचार किया और उसके बाद उसको बिल्डिंग के नीचे फेंक दिया या रख दिया. बाद में इस प्रकार का प्रचार किया कि उसने मल्टी स्टोरी बिल्डिंग से, बहुमंजिली इमारत से जंप करके जान दे. उनके पिता ने सवाल उठाया है कि अगर उनकी बेटी बिल्डिंग से कूदती तो बिल्डिंग से 25 फीट दूर नहीं होती उनकी बॉडी. दूसरी बात, उस बिल्डिंग जब वो बॉडी देखी गई मृतावस्था में तो वो पूरी तरह से नग्न अवस्था में थी. अगर कोई व्यक्ति मल्टी स्टोरी बिल्डिंग से कूदकर सुसाइड करता है तो उसका पूरा शरीर क्षत विक्षत हो जाता है, लेकिन उसके शरीर पर ऐसा कोई दाग नहीं. तीसरी बात, मालवनी पुलिस स्टेशन में केस रजिस्टर होता है और उससे आत्महत्या का केस बता दिया जाता है पहले ही, और बोरीवली के पोस्टमार्टम रूम में जब इसका पोस्टमार्टम होता है तब उसमें 3 दिन लग जाते हैं. 11 जून को पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आती है. उसके बाद सरकार
आदित्य ठाकरे जी के पिता की थी। उनके पिता मुख्यमंत्री थे। लोगों ने सवाल उठाना शुरू किया, लेकिन सरकार ने इस पूरे प्रकरण को दबाने में कोई कमी नहीं छोड़ी। आज यह स्थापित हो चुका है कि पुलिस आयुक्त मुंबई इस पूरे केस को रेफर कर चुके हैं मालवनी पुलिस स्टेशन में, क्योंकि वही लोकल पुलिस स्टेशन है जहां पर क्राइम हुआ था। उसी पुलिस स्टेशन की तरफ से संभवतः इसकी जांच आगे बढ़ाई जाएगी। जो शिकायत है उस संदर्भ में सतीश सालियन के वकील ने दावा किया है कि पुलिस आयुक्त ने शिकायत के आधार पर एफआईआर रजिस्टर करने का आदेश जारी कर दिया है। मतलब मालवनी पुलिस स्टेशन में एफआईआर होगा और एफआईआर में मुख्य अभियुक्त के तौर पर आदित्य ठाकरे होंगे। आदित्य ठाकरे के खिलाफ अब जांच शुरू होगी और जांच के दरमियान पाया जाएगा कि उनका दिशा सालियन की हत्या में क्या क्या रोल था। एक ऐसा अंदाज है कि महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री श्री आदित्य ठाकरे का नाम बहुत जल्दी हत्या आदित्य ठाकरे हो सकता है, क्योंकि बहुत सारे साक्ष्य और सबूत उपलब्ध हैं जो स्थापित करते हैं कि दिशा सालियन की हत्या में उनकी बड़ी भूमिका है। जो दिशा सालियन उनके ग्रुप के तमाम जो ड्रग्स एडिक्ट थे, उनको ड्रग्स सप्लाई करने वाला जो समीर खान था, उसने स्वीकार किया है कि वो ड्रग्स सप्लाई किया करता था। उसने ये भी स्वीकार किया है कि कोई एक तरह का वीड है जिसको लेने की आदत आदित्य ठाकरे को भी है। ऐसे आदित्य ठाकरे शिवसेना के नेता है, महाराष्ट्र का नेतृत्व करने का ख्वाब देखते हैं, दम भरते हैं। ऐसे आदित्य ठाकरे के संदर्भ में विधानसभा में जो प्रश्न उपस्थित हुआ है वह गंभीर है, क्योंकि बीड़ में जब एक सरपंच की हत्या होती है तो उसकी हत्या करने वाले उस इलाके के, उस जिले के क्रिमिनल थे, अपराधी थे, जिन पर आरोप लगा। लेकिन उन आरोपियों से धनंजय मुंडे जो महाराष्ट्र के माजी मंत्री हैं, उनका भी संबंध है। इस आधार पर विपक्ष ने बार बार यह मांग की कि धनंजय मुंडे को रिजाइन कर देना चाहिए, राजीनामा देना चाहिए, इस्तीफा देना चाहिए। आखिरकार धनंजय मुंडे को इस्तीफा देना पड़ा। बिल्कुल उसी तरीके से दिशा सालियन के मृत्यु प्रकरण में जब इनके ऊपर एफआईआर होता है और जांच शुरू होती है, तो नैतिकता का तकाजा यह है कि उनको अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए और जांच करने वाली एजेंसी के समक्ष एकदम निरपेक्ष भाव से उपस्थित होकर उन्हें जो भी कहना अपनी बात कहनी चाहिए। मालवनी पुलिस के कुछ अधिकारी जो इस पूरे प्रकरण की जांच पहले कर रहे थे, उन्होंने इस मामले को दबाने का प्रयत्न किया। उस समय की पुलिस, उस समय के पुलिस कमिश्नर, उस समय के पुलिस अधिकारी जो उस समय के शिवसेना और मुख्यमंत्री के बीच काम किया करते थे, उन सबके नाम इस शिकायत में हैं। उन सब ने मिलकर पूरे प्रकरण को दबाया। बार बार एक एसआईटी का जिक्र आता है, एसआईटी की जांच जारी है, बंद नहीं हुई है। आदित्य ठाकरे ने सुप्रीम कोर्ट में एक जब पिटीशन उनके खिलाफ फाइल हुई तो उन्होंने एफिडेविट दिया कि उनको एक्सोनरेट कर दिया गया, उनको वो इस दोष मुक्त हो गए हैं। उन्होंने दावा किया कि सीबीआई ने उन्हें दोष मुक्ति दे दी है, क्लीन चिट दिया है, जबकि सच यह है कि दिशा सालियन मृत्यु केस में सीबीआई का कोई रोल ही नहीं है। सीबीआई इस मामले की जांच नहीं कर रही। सीबीआई सुशांत सिंह राजपूत की आत्महत्या पर जो मृत्यु हुई उस मामले की जांच कर रही थी, क्योंकि कुछ लोगों को लग रहा था कि उनको आत्महत्या करने के लिए कुछ बाहर के लोगों ने उकसाया। सीबीआई ने हाल ही में एक क्लोजर रिपोर्ट दी और स्पष्ट किया कि सुशांत सिंह राजपूत को आत्महत्या करने के लिए किसी ने उकसाया नहीं था। वो केस क्लोज हो गया, लेकिन उस केस का दिशा सालियन की मृत्यु के केस से कोई लेना देना नहीं है। दो अलग अलग जांच चल रही है। तो आदित्य ठाकरे जी, जिन्होंने बार बार इस हत्या प्रकरण से अपने आप को बचाने के लिए सरकार पर यह आरोप लगाया कि सरकार जानबूझ करके
विपक्ष में बैठे नेताओं से बदला लेने के लिए इस प्रकार के केसेस ओपन कर रही है। सच ये नहीं है। महाराष्ट्र की एक बच्ची थी दिशा सालियन, जो महत्वाकांक्षी थी, अपना करियर बनाना चाहती थी, सुशांत सिंह राजपूत की मैनेजर थी, फिल्म इंडस्ट्री में काम करती थी। उस लड़की के ऊपर, उस बच्ची के ऊपर अन्याय हुआ, अत्याचार हुआ, उसकी जान ली गई। तो यह निश्चित तौर पर महाराष्ट्र सरकार की और मुंबई पुलिस की जिम्मेदारी है कि पूरे प्रकरण की विस्तृत जांच हो और जो भी दोषी हैं, जो भी उसकी हत्या के आरोपी हैं, जो भी उसकी हत्या के लिए जिम्मेदार हैं, उन सबको बुक किया जाए, उन सबके खिलाफ कार्रवाई की जाए, उनको सजा मिलनी चाहिए। तो दिशा सालियन के परिवार, उनके पिता को न्याय दिलाने के लिए महाराष्ट्र सरकार वचनबद्ध है, मुंबई पुलिस वचनबद्ध है। कोर्ट अपने स्तर पर कार्रवाई करेगी और मुंबई पुलिस उनकी शिकायत के आधार पर एक पैरेलली अपने स्तर पर कार्रवाई शुरू कर रही है। आपने ये भी कहा कि कुणाल कामरा का वीडियो लेके आए ये मामला दबाने। हाँ, जब दिशा सालियन का केस ओपन हुआ और मामला कोर्ट में गया, तब दिशा सालियन मृत्यु प्रकरण बहुत जोरदार ढंग से मुंबई के मीडिया में और सार्वजनिक चर्चा में आ गया। तब अचानक कुणाल कामरा का एक वीडियो लाया जाता है जिसमें हमारे मुख्य नेता श्री एकनाथराव शिंदे जी के ऊपर पर्सनल टिप्पणी की जाती है, जो कि व्यंग्य नहीं है, आरोप है। यह सब दिशा सालियन के मृत्यु प्रकरण की जांच से बचने के लिए उबाठा ने किया था, लेकिन वो बच नहीं सकते, इसकी जांच होगी। कामरा के बारे में बार बार उबाठा के लोग कहते हैं कि बड़ा कमाल का आदमी है, ये तो बोलता है साला झुकेगा नहीं, लेकिन ये झुकेगा नहीं पर छुपेगा जरूर। एक समन जा चुका है, दूसरा समन भी गया है। मुंबई आना ही पड़ेगा और उन्होंने जो अपराध किया उस अपराध की सजा उनको भोगनी पड़ेगी। और उबाठा वाले कुणाल कामरा की आड़ लेकर के अपने अपराध को नहीं छुपा सकते। सर, ये दिशा सालियन मामले में जब शुरुआत में कोई घटना हुई थी उसके कई साल तक, इनफैक्ट अभी तक दिशा सालियन के पिता माता कभी उन्होंने नहीं कहा कि उनकी बेटी की हत्या हुई है, बलात्कार हुआ है। पिछले ही कुछ दिनों में जब से बजट सत्र शुरू हुआ तब से उन्होंने कहने लगे कि अभी जो भी शिकायत हो रही थी कि बलात्कार हुआ, मार के फेंका गया, पहला। दूसरा ये कि जो भी एक्टर के नाम दिनों मौर्य, आदित्य पंचोली, सूरज और या आदित्य ठाकरे, ये मलाड मालवानी में पार्टी कर रहे थे, इसका कोई भी दूर दूर तक कभी ना कोई साक्ष्य मिला है, ना कोई किसी ने विटनेस ने भी कभी कुछ कहा कि कोई गाड़ी यहाँ पर आई थी। तो ये सब बातें क्या अब तक तो कभी ऐसी चर्चा भी नहीं थी। पहले शुरुआत में कहा जा रहा था कि सुशांत सिंह राजपूत की मौत और इसका कनेक्शन है, क्योंकि दिशा सालियन मरी तो सुशांत सिंह राजपूत सब कभी केसेस से दर्द। अब सीबीआई ने क्लीन चिट दे दिया है कि इसमें क्लियर केस ऑफ सुसाइड। तो क्या ये जबरदस्ती नाम खींचना नहीं हो रहा है? इसके पीछे क्या है? ये आपने अच्छा सवाल किया है कि दिशा सालियन के पिता इतने वर्षों तक शांत थे, उन्होंने बहुत ज्यादा प्रश्न उठाए। अक्सर होता है भारत में, जो मध्यम वर्गीय परिवार होता है उसके घर में जो हादसे होते हैं, उन हादसों के ऊपर खुल के बोलने की हिम्मत जुटाने में उसको वक्त लगता है, खासकर तब जब उस हादसे के लिए जिम्मेदार लोग सरकार में बैठे रहते। जब दिशा सालियन की मृत्यु हुई तब उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री थे, तो उनके पिता या उनकी माता की इतनी हिम्मत नहीं होगी जो खुल के बोले, डर रहे। तो डर खत्म होते होते वक्त लगा और आखिरकार उनको लगा कि अब समय आ गया है, शायद मेरा संरक्षण रहेगा, मुझे संरक्षण मिलेगा। इसलिए उन्होंने हिम्मत करके कोर्ट में वो गए और पुलिस आयुक्त से मिले। मेरे मन में एक अलग सवाल है, कोई भी पिता अपनी बेटी के बारे में इतना गलत बयान कभी नहीं दे सकता। उसकी बेटी के साथ सामूहिक बलात्कार हुआ, अत्याचार हुआ, यह शिकायत करने के लिए कोई पिता झूठ नहीं बोलेगा, जब वो कन्विंस होगा तभी बोलेगा। एक दूसरी बात, मालवनी के उस बिल्डिंग में जहां दिशा सालियन रहती थी, उसी बिल्डिंग में
या वहां पर पार्टी थी और उस पार्टी में ये तीनों चारों लोग थे, यह दिशा सालियन के पिता की शिकायत का हिस्सा है। ये बात आप सही करें कि इससे पहले कभी नहीं आया था कि वहां पर पार्टी थी, लेकिन इतना याद रखिए कि ये ड्रग्स वग्स की जो पार्टियां होती हैं ना, वो बहुत सेंट्रली लोकेटेड जगहों पे नहीं होती, वो आमतौर पर बड़ा रिक्लूसिव जगह पे छुप के लोग करते हैं। तो मालूनी है मुंबई में, लेकिन मुंबई से अलग एक कोने में एक जगह हो सकता है, इस उद्देश्य से सब लोग वहां छुप के गए हो। और जब एक मंत्री छुप के कुछ गलत काम करने जाता है तो अक्सर वो गाड़ी बदलता है, अपने सबसे प्रिय संरक्षक को साथ में रखता है जो उसके सारे क्राइम में पार्टनर होता है। इसलिए ये कहना है कि वो मंत्री की गाड़ी नहीं थी या फिर ज्यादा उनके पुलिस वाले उनके साथ में नहीं थे, फिर वहां क्यों गए, मुझे नहीं लगता कि ये इतना मायने रखने वाला सवाल है। इन सवालों के पीछे कहीं ना कहीं एक आदमी के अपराध करने की मोटिव छुपी रहती है और उस मोटिव की वजह से इस प्रकार से लोग कदम उठाते हैं। लेकिन ये सब कुछ कहने के बाद भी इस पर अंतिम फैसला जो पुलिस ऑफिसर जांच करेगा उसको लेना। सर, आप एकदम आत्मविश्वास के साथ कह रहे हैं कि 2-3 दिन में एफआईआर हो जाएगी, पुलिस कमिश्नर में मामला रेफर किया है मालवनी पुलिस स्टेशन, तो क्या लगता है आपको? दिशा सालियन के वकील ने जो स्टेटमेंट दिया और फिर थोड़ी बहुत जानकारी जो मैंने हासिल करने की कोशिश की कि जब पुलिस आयुक्त के पास ये कंप्लेन गया है तो पुलिस आयुक्त ने संभवतः उनको यह आश्वासन दिया है कि इस कंप्लेन के आधार पर हम एफआईआर करेंगे और इस एफआईआर में आदित्य ठाकरे को, चूंकि आप मुख्य आरोपी बता रहे हैं, तो बिल्कुल बनाया जाएगा। अब आगे की कार्रवाई क्या होती है, कैसे होती है, यह थोड़ा सा मुंबई पुलिस के ऊपर भी डिपेंड करता है। हमें उम्मीद है कि मालवनी पुलिस इस पूरे प्रकरण के ऊपर एफआईआर करेगी। इसमें एक ट्रक पेडलर को भी पकड़ा गया है, अभी पकड़ा गया है कि उसी समय पकड़ा गया था। वो जो ड्रग पेडलर पकड़ा गया है उसने पूरी जो अपना स्टेटमेंट दिया मुंबई पुलिस के सामने, उसके स्टेटमेंट को यूज किया गया है इस कंप्लेन में। उसका नाम समीर खान है और वो ड्रग सप्लाई करता और उसने बताया कि आदित्य ठाकरे स्वयं फला ड्रग्स लेते हैं, उनको इसकी आदत है, उनको इसका एडिक्शन है। वो कितना सही है कितना गलत है वो तो समीर खान के साथ बैठने के बाद पुलिस वाले जांच करके निकालेंगे। लेकिन जो लोग महाराष्ट्र का नेतृत्व करना चाहते हैं, जो महाराष्ट्र में भोला भाला चेहरा लेकर के लोगों के बीच घूमते हैं, वो उनका दिल कितना काला है और रात के अंधेरे में वो कितने पाप करते हैं, यह बात अब धीरे धीरे निकल के आ रही है। और मुझे लगता है कि मुंबई पुलिस को इस पूरे प्रकरण की जांच करके एक साफ सब कुछ लोगों के सामने रखना चाहिए ताकि महाराष्ट्र के लोग भी गलतफहमी में न रहें ऐसे व्यक्ति को लेकर के। इसके अलावा एक पॉलिटिकल विषय जो सवाल है। हाँ बिल्कुल सर, इस दफा हमने देखा कि पूरे सेशन में दिशा सालियान और औरंगजेब की कब्र का मुद्दा काफी छिड़ा था, जिसके बाद नागपुर विवाद सामने आया। औरंगजेब की कब्र का जो पूरा मुद्दा छिड़ा था वो अबू आजम के बयान के बाद देखने मिला था। उस वक्त हमने उन्हें औरंगजेब फैन क्लब का मेंबर बनाया था, लेकिन कल एक बार फिर उन्होंने एक और विवादित बयान दिया। वो कहते हैं कि नागपुर में जो आरोपी पकड़े गए जिन्होंने हिंसा की वो आरोपी नहीं है बल्कि मासूम बच्चे हैं, उन्हें टारगेट कर मुसलमानों को टारगेट कर ये पूरी कार्रवाई की जा रही है। अबू आसिम आजमी साहब ऑलरेडी विधानसभा से निलंबित हैं और जो बार बार पूरे देश में यह कहा जा रहा है कि औरंगजेब का कब्र का मुद्दा बीजेपी लेके आई, उन सबको मैं याद दिलाना चाहूंगा कि इस पूरे विषय की शुरुआत ही अबू आसिम आजमी ने की। छावा फिल्म रिलीज हुई, लोग संभाजी महाराज की जिस तरीके से निर्दयता पूर्वक हत्या हुई वह दृश्य देख करके रो रहे थे, उनको याद कर रहे थे, औरंगजेब को कोस रहे थे कि हमारे महाराज को, हमारे राजा को इस तरीके से मारा गया। इसके आगे कोई विषय नहीं था। लेकिन अचानक अबू आसिम आजमी ने औरंगजेब की महिमा मंडन शुरू कर दिया, जिसके बाद मामला बिगड़ गया, पूरा महाराष्ट्र भड़क गया और उसका नतीजा आपने देखा होगा, विधानसभा में उनके ऊपर बहुत उनके खिलाफ कार्रवाई हुई और उसके बाद औरंगजेब का मुद्दा गर्म हुआ। यह नहीं कह सकते कि विधानसभा के सत्र में सत्ता पक्ष औरंगजेब को लेकर आया, दरअसल विपक्ष औरंगजेब को लेकर आया और उसका
एक कार्यक्रम, करेक्ट कार्यक्रम करने की जिम्मेदारी सत्ता पक्ष ने उठाई और वहां से औरंगजेब का कब्र का मुद्दा निकल के आया। हम सबको मालूम है औरंगजेब का कब्र हो या ऐसी बहुत सारी जो ऐतिहासिक स्थल हैं या स्मारक हैं, वो एएसआई के पास होता है और एएसआई इज पार्ट ऑफ यूनियन गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, केंद्र सरकार का हिस्सा है। और जब तक एएसआई के कंट्रोल में रहेगा तब तक राज्य सरकार कुछ नहीं कर सकती। लेकिन सचमुच एक सवाल है कि औरंगजेब जैसा क्रूर राजा, अत्याचारी राजा, जिसने छत्रपति शिवाजी महाराज को बंदी बनाया, जिसने छत्रपति संभाजी महाराज की हत्या की, जिसने लगातार धर्मांतरण किए और जबरन किए, जिसने हमारे हजारों मंदिर तोड़ दिए, जिसमें 2 मंदिर प्रमुख हैं, मथुरा और बनारस के, काशी का, ऐसे औरंगजेब की कब्र हिंदुस्तान में क्यों हो? खासकर उस जिले में जिस जिले का नाम ही छत्रपति संभाजी महाराज नगर है। मुझे लगता है यह मांग करना, यह सवाल उठाना अलोकतांत्रिक नहीं है, गैर वाजिब। और इसी मांग को लेकर नागपुर के हिंदू संगठन नागपुर में प्रदर्शन कर रहे थे। यह उनका जनतांत्रिक अधिकार है। वो तो कोई तोड़फोड़ नहीं कर रहे थे, वो कोई दंगा फसाद नहीं कर रहे थे, वो तो शांतिपूर्वक अपना प्रदर्शन कर रहे थे और मांग कर रहे थे। दोपहर तक वो प्रदर्शन खत्म हो गया था। उसके बाद एक फर्जी अफवाह फैलाकर नागपुर के मुसलमानों को भड़काया गया, जिसमें कहा जाता है कि बांग्लादेश के कुछ साइट और कुछ ऑनलाइन एड्रेसेस इन्वॉल्व थे, मालीगांव के कुछ दंगाई इन्वॉल्व थे, और उन्होंने जो नागपुर में उत्पात मचाया उसके बाद शाम होते होते वह नन्हे मुन्ने बच्चे, छोटे मोटे बच्चों का खेल नहीं था, वो एक पूर्व नियोजित षड्यंत्र था। दर्जनों गाड़ियां जलाई गई, पुलिस के ऊपर पत्थर फेंके गए, लोगों के घरों पे पत्थर फेंके गए। खासकर महल वाला जो एरिया है, जो हिंदू बहुल एरिया माना जाता है, वहां पर घुस करके जो आगजनी की गई। अगर अबू आसिम आजमी कहते हैं कि ये बच्चे थे, तो ये बच्चे बड़े खतरनाक हैं, इन बच्चों को नहीं छोड़ना चाहिए। इसलिए नागपुर पुलिस ने और नागपुर प्रशासन ने जो एक्शन लिया ऐसे दंगाइयों के खिलाफ, वह स्वागत योग्य है। जो भी हिंदू मुस्लिम दंगा फैलाएगा, देश की शांति भंग करेगा, हिंसा भड़काएगा, उसके खिलाफ कानूनन ऐसी ही कार्रवाई होते रहनी चाहिए। अबू आसिम आजमी ऐसे दंगाइयों का समर्थन करने के बजाय ऐसे दंगाइयों का विरोध करें, उनकी निंदा करें, वो बेहतर होगा, वरना एक बार फिर उनको सस्पेंड होना पड़ जाएगा। प्रिविलेज मोशन की बात की गई असेंबली में, कुणाल कामरा का जो वीडियो है उसके ऊपर और सुषमा अंधारे पे, ये क्या कहना चाहिए? देखिए, हमारी पार्टी के मुख्य नेता और महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र के विद्यमान उप मुख्यमंत्री श्री एकनाथ जी शिंदे एक संवैधानिक पद पर है, चुने हुए विधायक हैं, संवैधानिक पद पर हैं, एक पार्टी के नेता हैं। ऐसे में उनको गद्दार कहना यह विशेषाधिकार का हनन तो है, यह विशेषाधिकार का हनन तो है। वैसे भी आप किसी को गद्दार नहीं कह सकते अगर कोई ठोस सबूत नहीं है तो। लेकिन एकनाथ राव शिंदे जी ने आखिर किया क्या? 2022 में जब उद्धव ठाकरे हिंदुत्व से गद्दारी कर चुके थे, बाला साहब के विचारों से गद्दारी कर चुके थे, बाला साहब से गद्दारी कर चुके थे, तब शिवसेना को सही रास्ते पे लाने के लिए 41 विधायकों के साथ उन्होंने एक उठाव किया, उन्होंने एक करेक्ट कार्यक्रम किया। यह गद्दारी नहीं, गद्दारी उद्धव ठाकरे ने की, गद्दारी उद्धव ठाकरे। फिर भी किसी ने क्या किया, यह एक राजनीतिक मामला है। इस मामले में व्यंग्य के नाम पर एक तथाकथित तौर पर स्वतंत्र व्यंग्यकार और लेखक कूदता है। एक मर्यादा में रहकर अगर राजनीतिक व्यंग्य करता है आपको स्वीकार है, लेकिन वह खुद एक सीरियस एलिगेशन लगाता है और वह एलिगेशन मान्य नहीं है। और इस प्रकार का जब एलिगेशन लगाएंगे तो प्रिविलेज मोशन भी होगा और जो कानून की कार्रवाई होती है कानून की कार्रवाई भी होगी, और उसके बाद बहुत ज्यादा करेंगे तो पिटाई भी होगी। आज छुप छुप के घूम रहे हैं,
उनकी हिम्मत नहीं है। अगर आप इतने स्वतंत्र व्यंग्यकार हैं और इतने साहसी हैं तो आइए मुंबई में उतरिए, पुलिस के सामने जाइए, अपना बयान दीजिए। क्योंकि हमारा मुद्दा सिर्फ इतना है कि आप किसी पर व्यक्तिगत टिप्पणी और सीरियस एलिगेशन लगा के व्यंग का धंधा नहीं कर सकते। वह एक पॉलिटिकल पार्टी का एजेंडा मात्र है। तो आप स्वीकार करिए कि आप पॉलिटिकल पार्टी के एक्टिविस्ट हैं, फिर हम पॉलिटिकल लड़ाई लड़ लेंगे। सर, योगी आदित्यनाथ यूपी के सीएम ने आगरा में कहा, जहां का ताजमहल पूरे दुनिया में प्रसिद्ध है, कहा कि आगरा की पहचान छत्रपति शिवाजी महाराज से है, ना कि मुगलों से। आप इस बयान को किस तरह से? सबसे पहले ताजमहल के बारे में अगर आपने छेड़ दिया इतिहास तो पहले बता देता हूं। वो ताजमहल की जो बिल्डिंग है वो एक हिंदू राजा ने ही बनाया। मेरे ख्याल से जयसिंह के पिताजी थे, उन्होंने अपने रहने के लिए जमुना किनारे उस प्रकार की एक व्यवस्था, उस प्रकार की एक इमारत बनाई। और शाहजहां की पत्नी मुमताज की जो मृत्यु थी वह मध्य प्रदेश के बुरहानपुर में हुई थी। अब बुरहानपुर के पास संभवतः नर्मदा नदी है, नर्मदा नदी के किनारे जाके उसकी बॉडी उन्होंने दफना दी थी। कहते हैं शाहजहां मुमताज से बहुत मोहब्बत करते तो अक्सर रोज शाम को जाके घंटों बैठते थे उस कब्र के पास और रोते थे। उनको किसी ने आइडिया दिया कि अपनी जो राजधानी है वो आगरा है, इसलिए वहां पर उनका कब्र बनाइए। तो कहां बनाएंगे? कोई जमुना किनारे बनाए। जमुना किनारे कहां बनाएंगे? तो पता चला कि यहां पर एक जयसिंह के पिताजी ने, राजा साहब ने अपने लिए कोई महल बनाया। वो महल इन्होंने लिया, मैं नहीं कह रहा हूं जबरदस्ती लिया, उस समय राजा थे, सम्राट थे, तो दबाव डालकर के उन्हें अपने हाथ में ले लिया और उसके लिए पैसे भी दिए। उसके रिकॉर्ड है, जयसिंह के पिताजी को पैसे भी दिए उसके लिए कि भाई आपसे खरीदते हैं। तो ताजमहल आज जो स्वरूप में है, हो सकता है उसमें कुछ उन्होंने किया होगा, लेकिन बुनियादी तौर पर वो एक हिंदू राजा का बनाया हुआ महल है। इसलिए आगरा में मुगलों के आने से पहले कुछ नहीं था, या आगरा में हिंदू राजाओं की कोई एक्टिविटी नहीं थी, यह स्वीकार नहीं किया जा सकता। हाँ, पूरी दुनिया में ताजमहल लोकप्रिय हुआ और ताजमहल की वजह से आगरा की पहचान बन गई कि मुगलों ने आगरा को बसाया। आगरा को मुगलों ने नहीं बसाया, यह हिंदुओं के हिंदू राजाओं का एक स्थल था, जो एक बहुत ही लोकप्रिय जगह थी और जहां पर मुगलों के आने से पहले भी बहुत सारी एक गतिविधियां होती थी। तो मुझे लगता है योगी साहब का कहने का आशय यही है और मुझे लगता है ये ऐतिहासिक रूप से सही है। सर, आने वाले समय में अभी ईद का त्योहार है, यूपी में कई जिलों में, मेरठ, संभल, ऐसे जिलों में सड़कों पर नमाज पढ़ने को लेकर प्रशासन ने रोक लगाया है कि नमाज जो तय जगह है, ईदगाह है या फिर मस्जिद है, वहीं पर नमाज पढ़ी जाए, सड़कों पर कोई भी व्यवधान नहीं हो। क्योंकि हम देखते हैं कि मुंबई में भी ज्यादा संख्या में नमाजी उतरते हैं, नमाज पढ़ने के लिए बहुत सारे रोड बंद किए जाते हैं नमाज पढ़ने के लिए। क्या मुंबई में भी ऐसी कोई गाइडलाइन आ सकती है या इस पर आप क्या सोचते हैं? क्योंकि मुंबई में वैसे भी जो ईद की नमाज होती है वो ईदगाह में ही पढ़ी जाती है, मस्जिद में या उनका एक ईदगाह होता है, बड़ा मैदान होता है। कम से कम ईद की नमाज तो सड़कों पर नहीं पढ़ी जाती। संभल, मेरठ, मुरादाबाद वगैरह जो इलाके हैं वो इस समय काफी सेंसिटिव हो गए हैं अलग अलग कारणों से। तब वहां के उत्तर प्रदेश की सरकार ने इस प्रकार का आदेश जारी किया है कि सड़कों पर नमाज मत पढ़िए, इसका रिएक्शन हो सकता है। बिल्कुल उसी तरीके से मुंबई में भी मैं अब मांग करूंगा मुंबई पुलिस से और महाराष्ट्र सरकार से कि इस ईद पे हमारे जितने मुस्लिम भाई हैं, बहन तो नहीं जाते पढ़ने, जितने मुस्लिम भाई हैं वो सभी या तो ईदगाह में जाके नमाज पढ़ें या मस्जिदों में नमाज पढ़ें। मुंबई के सड़कों पे नमाज न पढ़ें, ऐसी सरकार की तरफ से व्यवस्था हो, ऐसी सरकार की तरफ से आदेश जारी हो, ऐसा मुंबई पुलिस की तरफ से एक सभी मस्जिदों को और मुस्लिम संगठनों को निर्देश जारी किया जाना चाहिए। सर, क्योंकि हमने आगरा का जिक्र किया तो एक सवाल एमपी से है, जहाँ के कांग्रेस के एक नेता है वो साधु संतों के लिए थोड़ी गलत शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जो साधु संत हैं वो बीजेपी के बैल हैं और वो कहने का उनका प्रचार कर रहे हैं, यहाँ पर घास चलने आते हैं। भारत में साधु संतों की परंपरा बड़ी समृद्ध रही है। अगर 5000 साल से हिंदू संस्कृति और हिंदू परंपरा अक्षुण्ण है, हजारों सालों के गुलामी के बावजूद
तो उसमें बहुत बड़ा योगदान हमारे देश के साधु संतों का है, जिन्होंने इस परंपरा को जान की बाजी लगाकर जिंदा रखी और इसका प्रचार प्रसार किया। ऐसे साधु संतों को अगर भारतीय जनता पार्टी की नीतियों में, उनके विचारों में विश्वास है, तो इस आधार पर साधु संतों को बैल कहना या उनकी अवमानना करना निहायत आपत्तिजनक है। कांग्रेस पार्टी ने समय समय पर साबित किया है कि वह हिंदू भावनाओं को आहत करने में उनका विश्वास है। वह हिंदू संस्कृति और हिंदू परंपराओं के खिलाफ अक्सर अपनी बातें रखते रहते हैं। दिखावे के लिए कभी कभी जनेऊ पहन के मंदिर में भी जाते हैं और उसी परंपरा का निर्वहन करते हुए मध्य प्रदेश में कांग्रेस के विधायक साहब ने हमारे देश के साधु संतों का अवमान किया है, अपमान किया है। सर, एक आखिरी सवाल है। सरकार लगातार वक्फ अमेंडमेंट बिल को धरातल पर लाने के लिए प्रयासरत है, लेकिन इसे लेकर आज तमिलनाडु में एक रेजोल्यूशन पास किया गया है जो कि इस बिल के अपोजिशन है। तो आप इसके लेकर क्या राय रखते हैं? क्या ये अमेंडमेंट होना चाहिए? नहीं, वक्फ बोर्ड के ऊपर, वक्फ बोर्ड का जो कायदा है, उस कायदे में जो संशोधन विधेयक सदन में पेश हुआ, उसके ऊपर एक जेपीसी बनी और जेपीसी में हमारी पार्टी की तरफ से मेंबर गए और शिवसेना ने उस संशोधन को सपोर्ट किया, समर्थन दिया है। सिर्फ यूं ही नहीं कि चंद मुसलमान इससे तकलीफ में आ जाएंगे, ये कारण नहीं है। वक्फ बोर्ड के नाम पर लाखों एकड़ जमीन वक्फ बोर्ड ने कब्जा कर रखा है और कब्जा करने के बाद इन जमीनों का जो ट्रांजैक्शन होता है, खरीद फरोख्त होता है, इसमें कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं और इसमें आम मुसलमान का कोई लेना देना नहीं। ये चंद बड़े जो एलिटिस्ट क्लास के जो मुसलमान हैं, जो मौलाना हैं, जो बड़े बड़े जमींदार और पैसे वाले लोग हैं, वो पूरा वक्फ बोर्ड चलाते हैं, वो उनकी एक दुकान। तो ये जो वर्षों से एक धंधा चलता आ रहा है, ये धंधा खत्म होना चाहिए। हम वक्फ बोर्ड को खत्म नहीं करना चाहते, वक्फ बोर्ड के अधीन जो मस्जिदें हैं उसको हाथ नहीं लगाना चाहते, वक्फ बोर्ड के अधीन जो दरगाह है उनको हाथ नहीं लगाना चाहते, मजारों को हाथ नहीं लगाना चाहते, लेकिन वक्फ बोर्ड के नाम पे गरीब मुसलमान या गरीब हिंदू की जमीन हड़पने का जो कार्यक्रम चल रहा है उसको रोकने की जरूरत है और इसीलिए संशोधन लाया गया। और इस संशोधन का विरोध हर वो लोग कर रहे हैं जो मुस्लिम वोटों के लाचार। कल पटना में वक्फ बोर्ड संशोधन के खिलाफ बहुत बड़ा मोर्चा था जिसमें बहुत सारे लोग गए थे। हमारे उबाठा वाले भी वक्फ बोर्ड के संशोधन के खिलाफ हैं। कांग्रेस पार्टी तो समझ लीजिए वक्फ बोर्ड से शायद पैसा कमाती है। कैसे, एक जानकारी आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूंगा। मुंबई के लुटियन जोन में, लुटियन जोन मतलब बेहद संरक्षित क्षेत्र है जहां एमपी, एमएलए, जज साहब, मिनिस्टर, ये सब लोग रहते हैं, सरकार रहती है। वहां पर यूपीए सरकार ने 2013-14 में जाते जाते 123 प्रॉपर्टी वक्फ के नाम कर दी थी और ये प्रॉपर्टी या तो डीडीए के पास थी या फिर दिल्ली का जो लैंड ओनर एजेंसी है उसके पास। वो मामला चल रहा है कोर्ट में। हमने पता लगाया कि वो जो प्रॉपर्टी दी गई यूपीए की तरफ से, वो सरकार मतलब इलेक्शन अनाउंस होने के बाद दी गई थी, बैक डेट में साइन किया गया था। इसलिए कांग्रेस पार्टी इस पूरे वक्फ बोर्ड के संशोधन के खिलाफ खुल के लड़ रही है और सबको उकसा रही है, क्योंकि वक्फ बोर्ड के धंधे में संभवतः खुद कांग्रेस पार्टी भी शामिल है, उनके हिस्से भी कुछ आ रहा है, ऐसा एक मोटा मोटी तौर पर अनुमान लगाया जा सकता है। धन्यवाद।